नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्राइम टाइम शो न्यूज एट 7, जहां हम आपको दिन भर की सभी बड़ी और अहम खबरों का सटीक विश्लेषण, गहराई से समझ और हर एक एंगल से आपको समझाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले चरण का बिगुल अब बज चुका है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन एनडीए खेमे में अब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस बार सबसे बड़ा सिरदर्द बने हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बीजेपी को ऐसा नचा दिया कि दिल्ली से लेकर पटना तक पसीने छूट गए हैं। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी बीते कई दिनों से चिराग पासवान को मनाने की कोशिश और जद्दोजहद में जुटी हुई है। गुरुवार, फिर शुक्रवार और उससे पहले मंगलवार दिल्ली में 3 बड़ी मुलाकातें हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री विनोद तावड़े और बिहार के मंत्री मंगल पांडे, ये सभी बड़े नेताओं ने चिराग पासवान से बातचीत की, शर्तें सुनी और समझौते की जमीन तैयार की। तो सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि हम जिन 5 लोकसभा सीटों पर जीते हैं, हर एक पर हमें तो देखिए, गठबंधन और या फिर महागठबंधन की बात करें, यानी एनडीए या फिर महागठबंधन, लेकिन अब किसको कितनी सीट मिल रही हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आरजेडी, सबसे पहले महागठबंधन की बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा भी रहे हैं। डिमांड है आरजेडी की कि 145, कितनी सीट मिल सकती है? 129। कांग्रेस की डिमांड है सीटों की कि भाई हमें तो 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, लेकिन कितनी सीटें मिल सकती है? आंकड़ा कहता है, समीकरण कहते हैं 55 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट डिमांड कर रहा है 40 से 45 सीटें, लेकिन मिल सकती है 35 सीटें। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी डिमांड कर रही है 30 सीटें, लेकिन मिल सकती है 20 सीटें। जेएमएम डिमांड कर रही है 5 सीटों की, यानी 5 विधानसभा सीटों पर, लेकिन कितनी मिल सकती है? सिर्फ 2। आरएलजेपी डिमांड कर रही है 5 सीटों की, लेकिन कितनी मिल सकती है? सिर्फ 2। तो ये महागठबंधन का समीकरण था। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनडीए में किसको कितनी सीट मिलने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जो खींचतान महागठबंधन में चल रही है वही सीटों की खींचातानी एनडीए में जारी है। बीजेपी की डिमांड है कि हमें 243 विधानसभा सीटों में से 110 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने हैं, लेकिन अटकलें ये हैं कि मिल सकती है 102 सीटें। जेडीयू डिमांड करती है 110 सीटों की, लेकिन 102 ही सीटें मिल सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी डिमांड है कि हमें 30 सीटें चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो अटकलें हैं वो 25 सीटों की है। एचएएम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 25 सीटों की डिमांड कर रहे हैं।
नहीं, कोई नहीं, सब सेटल हो जाएगा। भाई हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, 2-2, 3-3 हमारी सब केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें एक्सरसाइज चल रहे हैं, हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, सब सेटल हो जाएगा। भाई हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, 2-2, 3-3 हमारी सब केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें एक्सरसाइज चल रहे हैं, हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, सब सेटल हो जाएगा। भाई हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, 2-2, 3-3 हमारी सब केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें एक्सरसाइज चल रहे हैं, हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, सब सेटल हो जाएगा। भाई हमारा केडर बेस्ड पार्टी है, 2-2, 3-3 हमारी सब केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें एक्सरसाइज शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग तो देखिए, ये जो हमने आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं, दरअसल अब महागठबंधन या फिर गठबंधन को कितनी सीटों की अटकलें हैं वो भी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सब अपनी अपनी तरफ से संतोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल महागठबंधन में किसको कितनी सीटें हैं, एक बार फिर से आप विस्तार से जान लीजिए। दरअसल आरजेडी महागठबंधन की एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक बहुत बड़ी एक नेतृत्व के तौर पर अगुवाई वाली पार्टी है। आरजेडी जो है वो 145 सीटों की डिमांड में अड़ी हुई है कि उसको सीटें चाहिए 145, लेकिन कितनी सीटें मिल सकती हैं? 129 सीटें दी जा सकती हैं। तो आरजेडी के बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो 70 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन कितनी मिल सकती हैं? 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वाम दल यानी लेफ्ट डिमांड कर रहे हैं 40 से 45 सीटों की, लेकिन मिल सकती हैं 35 सीटें। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी डिमांड कर रही है 30 सीटों की कि हमें 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, लेकिन 20 सीटों की सहमति बन सकती है। तो जेएमएम जो कि डिमांड कर सकती है 5 सीटों की, लेकिन 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। आरएलजेपी 5 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन 2 सीटों पर ही संतोष रखना पड़ सकता है। तो ये बात थी महागठबंधन की। इसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी सुनवाते हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है, किसी भी वक्त इसकी घोषणा कर दी जाएगी और महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको सम्मानपूर्वक सीट मिल चुका है। इंडिया अलायंस में तमाम चीजें ऑल इज वेल है, तमाम मुद्दों पे हमारी एकाग्रता पूरी मजबूती के साथ है और इंडिया अलायंस का हर घटक दल के लिए बिहार का 243 सीट महत्वपूर्ण है। तो पूरा बिहार के 243 सीटों पे हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हम नया बिहार बनाने का काम करेंगे। जिस बिहार में रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में किसानों के चेहरे पे खुशहाली की बात होगी, जिस बिहार में महिलाओं के सम्मान की बात होगी और जिस बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, वो बिहार बनाने को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम इंडिया अलायंस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है, तमाम सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, कहीं कोई जीत नहीं है। भाई चर्चाएं देखिए, चिराग पासवान स्वयं एक चर्चा है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारा नेता आज बिहार नहीं पूरे देश में युवाओं का सबसे लोकप्रिय नेता है। और चर्चा होती है तो जिसके पास ताकत होती है उसी की चर्चा होती है। और
निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, चर्चा होना जायज है और हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व कल हम लोगों ने एक बैठक भी किया, आपको बता दूं, सबका अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी का बंटवारा कब तक हो जाएगा? क्योंकि आज से बहुत जल्द कुछ घंटों में। कहा यह जरा कि कोई दिक्कत नहीं, नाराज चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ घंटों में सब हो जाएगा। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है। एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश, तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। चिराग मांझी नाराज हैं क्या? ना कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा। जो विपक्षी और पक्ष के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो चुका है और जल्द से जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। तो वहीं सबके बीच अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति में हलचल भी तेज होती नजर आ रही है। और इसी सियासी हलचल के बीच भोजपुरी अभिनेता और सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया, चौंका दिया है। दरअसल ज्योति सिंह ने जन स्वराज अभियान के प्रमुख यानी प्रशांत किशोर से पटना में मुलाकात की। इस मुलाकात ने, इस मीटिंग ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में सवाल पैदा किए बल्कि एक नई चर्चा को भी जन्म दे दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं? ये जो सियासी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है, ये कहीं सियासी दिशा में उनकी एक नई पहल को तो नहीं दर्शा रहा है? क्या उन्होंने प्रशांत किशोर से टिकट की मांग की है? जवाब है नहीं। खुद ज्योति सिंह ने मीडिया से साफ कह दिया है कि मैं किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, ये सिर्फ सुनिश्चित करने आई हूं कि किसी और महिला को मेरे जैसा अन्याय ना झेलना पड़े। प्रशांत किशोर ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि ज्योति सिंह ने ना तो टिकट की मांग की और ना ही चुनाव लड़ने की बात कही है। वो एक बिहारी महिला के तौर पर उसी नाते न्याय की उम्मीद लेकर आई थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उन्हें बताया कि उनके निजी मामलों में मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर सवाल सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों का है, लोकतांत्रिक मूल्यों का है, तो जन स्वराज पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं पवन सिंह को लेकर पूछे गए एक सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पवन सिंह मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनके निजी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ज्योति जी मेरे पास आई, अपनी बात उन्होंने रखी, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते ही मैंने उन्हें सुना और समझने की कोशिश की। यानी एक तरफ प्रशांत किशोर निजी विवाद से दूरी बनाए रखने की कोशिश में है, तो वहीं सामाजिक स्तर पर न्याय की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक अपील है या आने वाले दिनों में राजनीतिक कदमों की भूमिका है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से मुलाकात के बाद जो अटकलें लगाई गई, लेकिन ज्योति सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, प्रशांत किशोर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ तो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। अब क्या मदद तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है
पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिला के साथ, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। लाइट करो नीचे। तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई हूँ। प्रशांत जी ने क्या कहा? क्या चुनाव लड़िएगा? मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। तो देखिए, पवन सिंह की पत्नी की प्रशांत किशोर से मुलाकात। दरअसल बिहार चुनाव की हलचल के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चर्चा में हैं और ज्योति सिंह ने पटना में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात भी की है। उन्होंने चुनाव लड़ने या टिकट मांगने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि ना तो टिकट की मांग की गई और ना ही किसी प्रकार से सियासी मायनों में कोई बातचीत हुई है। हालांकि ज्योति सिंह से जब पूछा गया तो ज्योति सिंह ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक महिला होने के नाते जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं उसे अपनी बातें रखने के लिए वहां पर गई थी। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि मैं जो निजी मामले हैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और ना ही मैं दखल अंदाजी करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जब छठ और दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों से पहले देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, दरअसल पंजाब से खबर, जहां पंजाब में बड़े आतंकी हमले की पुख्ता जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर पंजाब को दहलाने की साजिश रची है। अलर्ट ये कहता है कि आतंकी IED ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं और सीधा निशाना है पंजाब पुलिस के दफ्तर। ये खुलासा तब जाकर हुआ जब सेंट्रल एजेंसियों की एक अहम बैठक और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में पंजाब के हालात पर चर्चा हो रही थी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, अब जो इनपुट्स आ रहे हैं वो और भी ज्यादा डराने वाले हैं या चिंता में डाल देने वाले हैं। कुरुक्षेत्र से 2 संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरविंदर उर्फ गग्गू जिसकी उम्र 19 साल है और साथ ही दूसरा आरोपी संदीप नाम का जिसकी उम्र 22 साल है। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा ये हुआ है कि इन दोनों को विदेश में बैठे हैंडलर्स ने टारगेट किया था। हरियाणा के किसी पुलिस स्टेशन या चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हमला करना और जब इन्हें पकड़ लिया गया या पकड़ा गया तो फिर इनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद भी हो गए। जांच एजेंसियों का ये साफ मानना है कि ये हथियार सीमा पार से पंजाब में भेजे गए थे। यानी साफ है, खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान की मदद से एक बार फिर से भारत की जमीन को दहलाने की कोशिश में है। और अब खतरा सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली और देश के अलग अलग बाकी हिस्सों में भी अलर्ट मोड रखा गया है। न्यूज इंडिया की टीम लगातार इस डेवलपिंग स्टोरी पर नजर बनाए हुए है। आपसे भी अपील यही है हमारी कि सतर्क रहें, अफवाहों से बचकर रहें और कोई भी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि अगर दिखती है तो तुरंत पुलिस को जानकारी इसकी दी जाए। त्योहारों का समय है, त्योहारों का सीजन है, लेकिन ये भी सच है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये कुल मिलाकर पंजाब से एक अलर्ट मोड के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी अलर्ट कर दिया गया है। त्योहारों से पहले आतंक की साजिश रची गई। दरअसल यहाँ जो आप ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी भी दे रहे हैं, छठ और दीपावली से पहले एक बड़ा आतंकी अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में IED ब्लास्ट की साजिश का खुलासा हुआ है। निशाने पर है पंजाब पुलिस के दफ्तर और कुरुक्षेत्र से बाकायदा 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं जिनकी जानकारी खुफिया एजेंसीज को पहले ही लग गई थी। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ट्रंप की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। जी हाँ, बार बार दावा करने और खुद को मसीहा बताने और यहां तक कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद उन्हें इस बार भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाटो को। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने उन्हें यह सम्मान तानाशाही शासन के खिलाफ
उनके शांतिपूर्ण संघर्ष और लोकतंत्र की लौ जलाए रखने के लिए दिया है। मारिया कोरिना ने भ्रष्ट और दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज उठाई, विपक्ष को एकजुट करने का काम किया और वेनेजुएला में स्वतंत्र यानी आजादी, निष्पक्ष चुनाव की मांग को एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील कर दिया। नोबेल समिति का यानी नोबेल कमेटी का यह कहना है कि मचाडो ने वो किया जो बहुत कम कर पाते हैं। उन्होंने डर और दबाव के बावजूद नागरिक साहस की मिसाल कायम की है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 7 अलग अलग युद्धों में शांति करवाई, यहां तक कि भारत पाकिस्तान विवाद में भी खुद को मध्यस्थ बताया। हालांकि भारत ने इसे सिरे से बार बार खारिज कर दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान और इजराइल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था या पैरवी की थी, लेकिन आखिर में अंत में नोबेल कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया और डोनाल्ड ट्रंप को फिर से नकार दिया। ये एक बड़ा झटका है, एक बड़ी मैसेजिंग भी है ट्रंप के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नोबेल को लेकर खूब प्रचार किया, खूब जद्दोजहद की, खूब कोशिशें की, लेकिन नोबेल कमेटी ने साफ किया कि सिर्फ दावे और सोशल मीडिया कैंपेनिंग और बयानबाजी से नहीं, बल्कि असलियत में जमीनी संघर्ष करने वालों को ही ये सम्मान दिया जाता है। और वही हुआ। मचाडो ने वो संघर्ष किया और जब उनका देश आर्थिक बदहाली, राजनीतिक दमन और 80 लाख लोगों के पलायन से गुजर रहा था या जूझ रहा था, उन्होंने तब भी लोकतंत्र की लड़ाई नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी और ना वो पीछे हटे। तो ये एक बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से खबर आ रही है, जहां आज सुबह तेज धमाकों ने सबको चौंका दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये धमाके पाकिस्तान एयरफोर्स की कथित एयर स्ट्राइक की वजह से हुए। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि ये हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर किया गया, लेकिन ये सब अब ऐसे समय पर हो रहा है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुफ्ती भारत दौरे पर हैं। हालांकि मुत्तकी की ये यात्रा भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत भी मानी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की ये कथित एयर स्ट्राइक एक रणनीतिक संदेश है या रणनीति का हिस्सा है? क्या ये हमला अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले ही धमकी भी दी थी और चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो चुका। उनका यह आरोप था कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह दे रहा है और अब जब यह हमला हुआ है तो पाकिस्तानी चैनलों का यह भी दावा है कि इनमें टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद मारा गया है। लेकिन अफगान मीडिया ने इस दावे को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के कुछ ही घंटों बाद ही नूर वली महसूद का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें उसने खुद को जिंदा बताया और पाकिस्तान पर फर्जी प्रचार करने के आरोप लगाए। इन सब के बीच अब तालिबान के प्रवक्ता और कतर में उनके राजदूत सुहैल शाहीन ने भी बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि काबुल में 2 धमाकों की आवाज जरूर सुनी गई है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है।